नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 12 पानी की कहानी के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले पाठ से मैं पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। हमारा उत्तर है, बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद लेखक के हाथ पर आ पड़ी। तो यानी कि बेर की झाड़ी से। प्रश्न नंबर 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों काँप उठी। हमारा उत्तर है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए काँप उठी क्योंकि पेड़ और बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। वे ऐसे ही असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। प्रश्न 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा। उत्तर में लिखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा इसलिए कहा क्योंकि एक जल कण में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का ही मिश्रण होता है। प्रश्न 3, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसों के रासायनिक मेल से हुआ। उन दिनों पानी भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। इसके बाद पानी को बर्फ के ठोस रूप में पाया गया। पानी का शरीर पहले भाप के रूप में था। वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। इसकी चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जिस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पड़ती, चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता था। एक बार अचानक ही सूर्य ताप आया और ठोस बर्फ रूपी वाले पानी की सुंदरता बदल गई। सारी बर्फ ने पिघलकर पानी का रूप धारण कर लिया। कुछ पानी नदियों में मिल गया, कुछ समुद्र में जाकर मिल गया और कुछ जलकण आंधी के साथ उड़कर वायुमंडल में पहुंच गए। प्रश्न 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उत्तर में लिखेंगे, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। पाठ से आगे में पहला प्रश्न, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, हम यह जानते हैं कि हमारी धरती पानी से कितनी जुड़ी हुई है। धरती के चारों ओर प्रकृति में जल चक्र सदा चलता रहता है। धरती पर उपस्थित जल हर समय वाष्प बनकर वायु में मिलता रहता है, जिससे बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं और वही जल वर्षा के रूप में वापस धरती पर आ जाता है। इसे जल चक्र कहते हैं। इसमें लेखक ने वाष्पन से बादल बनने की प्रक्रिया को कुछ कम समझाया है, लेकिन जल की पृथ्वी पर उपस्थिति को अधिक विस्तार से समझाया है। प्रश्न 2 है, पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही थी और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथानक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके अपनी कहानी लिखें। तो ये छात्रों आपको स्वयं को करना है। प्रश्न 3, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। उत्तर में लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के किनारे वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक अधिक होता है। प्रश्न 4, पेड़ के भीतर फंवारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, पेड़ों के भीतर फंवारा नहीं होता, फिर भी पानी पेड़ की जड़ों से पत्ते तक इसलिए पहुंचता है क्योंकि उनमें फ्लोएम और जाइलम ऊतक होते हैं, जो पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचाने की क्रिया करते हैं। और वनस्पति शास्त्र में पानी पहुंचाने की इस क्रिया को संवहन क्रिया कहते हैं। अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न, पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्य का आधार लेकर ओस को बूंद की यात्रा का वर्णन किया। ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, वायु, पृथ्वी, समुद्र, ज्वालामुखी, बादल, नदी और नल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती हैं। इस कहानी की भांति आप भी लोह अथवा प्लास्टिक की कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, कहानी इसको अपने मन से लिखेंगे। उत्तर आपको मन से बनाकर लिखना है। अन्य पदार्थों के समान जल की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। अन्य पदार्थों से जल की इन अवस्थाओं में एक विशेष अंतर यह होता है कि जल की तरल अवस्था में ठोस अवस्था बर्फ हल्की होती है। इसका कारण ज्ञात कीजिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और वाष्प। जल की तरल अवस्था में ठोस अवस्था से हल्का होना पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है।
बर्फ़ का आयतन पानी की अपेक्षा बढ़ जाने के कारण उसकी अवस्था कम हो जाती है और वह पानी के मुकाबले हल्की हो जाती है। प्रश्न 3, पाठ के साथ केवल पढ़ने के लिए दी गई पठन सामग्री हम पृथ्वी की संतान का सहयोग लेकर पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखें। यहाँ पर हमें खुद को ये लेख लिखना है, छात्र स्वयं करें। भाषा की बात में पहला प्रश्न, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग हैं। व्याकरण में भूमिका कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार के 5 उदाहरण और खोजकर लिखिए, उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। सबसे पहले कर्ता, कर्म और क्रिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मेरी उत्सुकता बढ़ चली। दूसरा, उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी। तुम पानी लपटें बनी। तीसरा, तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। तुम ज्वालामुखी बात कहना। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर अगला है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो तुम छोड़कर जाना। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। तो हम बाहर तेज़ी से फेंक दिए। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।